ज्ञान सम्मान के मंच पर आप सभी का स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से की गहन चर्चा करेंगे, संविधान की प्रस्तावना। बिल्कुल। प्रस्तावना को तो कह सकते हैं संविधान की आत्मा और कुंजी भी कहा जाता है। आज अब इसके हर एक शब्द, उसके पीछे की सोच और हाँ, परीक्षा के दृष्टिकोण से इसके महत्व को समझेंगे। सही कहा। और हम ये भी देखेंगे कि ये कैसे हमारे पूरे संविधान का सार प्रस्तुत करती है। जी। तो चलिए इस महत्वपूर्ण विषय को परत दर परत खोलते हैं। मेरा पहला सवाल ये है कि प्रस्तावना का विचार आया कहाँ से? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले अमेरिकी संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया गया था। अच्छा। हाँ, और भारत ने भी फिर इसी परंपरा को अपनाया। और प्रस्तावना होती क्या है, मतलब एक परिभाषा के तौर पर? प्रस्तावना संविधान के परिचय या भूमिका को कहते हैं। इसमें पूरे संविधान का सार होता है। यहाँ पर एक बहुत प्रसिद्ध कथन भी है ना? जी, और ये प्रीलिम्स का पसंदीदा सवाल है। प्रख्यात न्यायविद N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। N.A. पालकीवाला। हाँ, इस नाम को याद रखिएगा। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस पर आधारित है? इसका मूल स्रोत क्या था? देखिए, ये पंडित नेहरू द्वारा बनाए और पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। अच्छा, वही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। जी, इसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को अपनाया था। क्या इसमें कभी कोई बदलाव, कोई संशोधन हुआ है? हाँ, और यहाँ से एक और सीधा सवाल बनता है, इसमें सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है। सिर्फ एक बार? जी हाँ, सिर्फ एक बार। ये था 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। इसके द्वारा 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये तीनों शब्द और संशोधन का वर्ष 1976 बहुत महत्वपूर्ण है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। बिल्कुल। अब प्रीलिम्स के लिए इसे याद रखने की एक ट्रिक भी है। बताइए। संशोधन 42 से जुड़े 3 शब्द ससा। ससा। हाँ, समाजवादी, सेक्युलर मतलब पंथ निरपेक्ष और अखंडता, तो 2 स और 1 अ, ससा। ये अच्छी ट्रिक है। चलिए अब प्रस्तावना को उसके वर्तमान स्वरूप में पढ़ते हैं ताकि श्रोताओं को इसका पूरा संदर्भ मिल सके। जरूर, मैं पढ़ता हूं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इन शब्दों में एक वजन है, तो इस पाठ से प्रस्तावना के मूल तत्व क्या निकलते हैं? इसमें हम 4 मूल तत्व निकाल सकते हैं। 4? जी। पहला बिंदु, संविधान के अधिकार का स्रोत। ये साफ कहता है कि संविधान भारत के लोगों से शक्ति प्राप्त करता है। हम भारत के लोग। बिल्कुल। दूसरा बिंदु, भारत की प्रकृति। यह भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक व गणतांत्रिक राजव्यवस्था वाला देश घोषित करती है। तीसरा बिंदु इसके उद्देश्यों से जुड़ा होगा। सही पकड़ा। तीसरा बिंदु है संविधान के उद्देश्य, न्याय, स्वतंत्रता, समता व बंधुत्व, इसके उद्देश्य हैं। और चौथा बिंदु है संविधान लागू होने की तिथि। यह 26 नवंबर 1949 की तिथि का उल्लेख करती है। लेकिन एक बात याद रखिए, यह अंगीकृत होने की तिथि है, पूर्ण रूप से लागू होने की नहीं। ये एक बारीक लेकिन महत्वपूर्ण अंतर है। चलिए अब एक एक करके इन मुख्य शब्दों के अर्थ को समझते हैं। सबसे पहले संप्रभुत्ता, इसका क्या मतलब है? संप्रभु का मतलब है कि भारत किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं है और ना ही किसी का डोमिनियन है। एक तरह से हम अपने मालिक खुद हैं। मतलब अपने आंतरिक और बाहरी मामलों का फैसला लेने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। एकदम। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, 1949 में भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वीकार की थी। क्या उससे हमारी संप्रभुता प्रभावित नहीं हुई? अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये प्रीलिम्स में फंसाने वाला सवाल है और इसका जवाब है नहीं। नहीं? जी नहीं। राष्ट्रमंडल या संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता भारत की संप्रभुता को किसी भी तरह से कम नहीं करती। ये सब स्वैच्छिक समझौते हैं, हम जब चाहें इन्हें छोड़ सकते हैं। अच्छा,
तो अगला शब्द है समाजवादी। ये तो मूल प्रस्तावना में नहीं था। सही कहा। यह शब्द 1976 में 42वें संशोधन से जोड़ा गया, लेकिन इसके जो लक्षण थे वो पहले से ही हमारे नीति निर्देशक सिद्धांतों में मौजूद थे। तो भारत का समाजवाद किस प्रकार का है? क्या ये रूस या चीन जैसा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब ध्यान से सुनिए। भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, साम्यवादी समाजवाद नहीं। और इन दोनों में क्या फर्क है? लोकतांत्रिक समाजवाद मिश्रित अर्थव्यवस्था में विश्वास रखता है, जहां सार्वजनिक और निजी क्षेत्र साथ साथ मौजूद रहते हैं। इसका उद्देश्य है गरीबी, बीमारी और अवसर की असमानता को समाप्त करना। मतलब ये मार्क्सवाद और गांधीवाद का एक मिश्रण है? हाँ, कह सकते हैं। लेकिन इसमें गांधीवादी समाजवाद की ओर झुकाव ज्यादा है। अगला महत्वपूर्ण शब्द पंथ निरपेक्ष। ये भी बाद में जोड़ा गया। जी, ये भी 42वें संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया, पर उच्चतम न्यायालय ने 1974 में ही कह दिया था कि ये भावना संविधान में पहले से मौजूद थी। जैसे कि अनुच्छेद 25 से 28 में दिए गए धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार। बिल्कुल। इसका सीधा सा अर्थ है कि हमारे देश में सभी धर्म समान हैं और उन्हें सरकार का समान समर्थन प्राप्त है। अब आते हैं लोकतांत्रिक पर। इसका आधार बहुत सरल है। सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथ में हो। अब लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। और भारत में अप्रत्यक्ष संसदीय लोकतंत्र है। एकदम सही। डॉक्टर अंबेडकर ने इस पर एक बहुत गहरी बात कही थी। जी, उन्होंने कहा था कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक स्थायी नहीं बन सकता जब तक कि उसके मूल में सामाजिक लोकतंत्र ना हो। और सामाजिक लोकतंत्र का मतलब क्या है? उसका अर्थ है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को मान्यता देने वाली जीवन शैली। और गणराज्य, इसका क्या अर्थ है? इसका सीधा अर्थ है कि राज्य का जो प्रमुख है, यानी हमारे राष्ट्रपति, वो वंशानुगत ना होकर जनता द्वारा एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है। जैसे भारत का राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। बिल्कुल। तो ये तो हुए भारत के चरित्र की बात। अब बात करते हैं उद्देश्यों की। पहला है न्याय। प्रस्तावना में 3 तरह के न्याय की बात है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। और यहाँ एक परीक्षा अलर्ट है। बताइए। इन तत्वों को 1917 की रूसी क्रांति से लिया गया है। ये एक सीधा सवाल बनता है। अच्छा, न्याय का विचार रूसी क्रांति से आया, और स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्श कहाँ से लिए गए हैं? ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। इन आदर्शों को फ्रांस की क्रांति, मतलब 1789 से 1799 वाली क्रांति से लिया गया है। ठीक है। समता का क्या मतलब है? इसे थोड़ा और समझाइए। इसका अर्थ है किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति और हर व्यक्ति को समान अवसर। अनुच्छेद 14 से 18 तक के जो मौलिक अधिकार हैं, वो इसी नागरिक समता को सुनिश्चित करते हैं। और अंतिम शब्द है बंधुत्व। इसका अर्थ है भाईचारे की भावना, जिसे हमारी एकल नागरिकता प्रोत्साहित करती है। इसमें 2 बातें सुनिश्चित करनी होती हैं। पहली, व्यक्ति का सम्मान, और दूसरी, देश की एकता और अखंडता। और अखंडता शब्द भी 42वें संशोधन से ही जोड़ा गया था। जी हाँ। चलिए, प्रीलिम्स के लिए इसे याद रखने की एक ट्रिक देखते हैं। जरूर। आदर्शों का स्रोत याद रखें। न्याय मिला रूस से और फ्रांस से मिली स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व की तिकड़ी। रूस से न्याय, फ्रांस से तिकड़ी, ये याद रहेगा। इतने सारे विद्वानों ने प्रस्तावना के बारे में बहुत कुछ कहा है। कुछ प्रमुख नाम और उनके कथन। जी, इन्हें याद रखना जरूरी है। के.एम. मुंशी ने इसे हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्यफल कहा। भविष्यफल? हाँ। पंडित ठाकुरदास भार्गव ने इसे संविधान की आत्मा और संविधान की कुंजी कहा, और सर अर्नेस्ट बार्कर ने इसे संविधान का कुंजी नोट कहा। ये सब बहुत महत्वपूर्ण कथन हैं। लेकिन अब सबसे बड़े विवाद पर आते हैं। क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? बिल्कुल। और अब यहाँ बहुत ध्यान देने की जरूरत है। ये प्रीलिम्स का हॉट टॉपिक है। तो क्या है ये विवाद? इसकी शुरुआत हुई पहले केस से, बेरुबाड़ी संघ मामला 1960 का। इसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। नहीं है? ये तो बहुत बड़ी बात थी। जी हाँ। लेकिन फिर आया दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण केस, केशवानंद भारती मामला 1973। ये तो ऐतिहासिक मामला है। बिल्कुल। इस ऐतिहासिक मामले में न्यायालय ने अपने पुराने फैसले को पलट दिया और व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। तो 1973 से ये तय हो गया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। जी। और फिर तीसरा केस, LIC ऑफ इंडिया मामला 1995 में अदालत ने फिर से कहा कि प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है। तो जब ये तय हो गया तो अगला सवाल ये है कि क्या इसमें संशोधन हो सकता है? बहुत अच्छा सवाल।
केशवानंद भारती मामले में ही ये तय हुआ कि प्रस्तावना में अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है, लेकिन एक शर्त पर, बशर्ते संविधान की मूल विशेषताओं में संशोधन ना किया जाए, जिसे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन भी कहते हैं। एग्जैक्टली। और इसी के तहत अब तक केवल एक बार 42वें संशोधन 1976 द्वारा इसमें संशोधन हुआ है, जिसे वैध ठहराया गया। चलिए, तो अब प्रीलिम्स के लिए इसे जल्दी से रिवाइज करते हैं। जरूर। एग्जाम रेडी पॉइंट्स। पहला बिंदु, प्रस्तावना संविधान का अंग है, ये केशवानंद भारती मामला 1973 में तय हुआ। ठीक है। दूसरा बिंदु, प्रस्तावना गैर न्यायिक है, यानी इसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। अच्छा। तीसरा बिंदु, इसमें केवल एक बार संशोधन हुआ है, 42वां संशोधन 1976। चौथा बिंदु, 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। और पांचवा बिंदु, बेरुबाड़ी मामले 1960 में इसे संविधान का अंग नहीं माना गया था। ये पुराना फैसला था। तो आज हमने प्रस्तावना को बहुत विस्तार से समझा, उसके हर शब्द के अर्थ और उसके संवैधानिक महत्व को जाना। जी। और हमने देखा कि ये केवल एक परिचय नहीं है, बल्कि हमारे संविधान निर्माताओं के सपनों और हमारे राष्ट्र के आधारभूत दर्शन का प्रतिबिंब है। ये विश्लेषण श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाता है। केशवानंद भारती मामले ने मूल ढांचे की अवधारणा दी, जिसे बदला नहीं जा सकता। अगर भविष्य में तकनीक और समाज के विकास के साथ न्याय, स्वतंत्रता और समता के अर्थ में ही भारी बदलाव आ जाए, तो क्या प्रस्तावना की व्याख्या भी बदलेगी, या यह अपने 1949 के अर्थों में ही स्थिर रहेगी? इस पर विचार अवश्य करना चाहिए। बिल्कुल। आज की इस गहन चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।